नमस्कार दोस्तों, मैं राज विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल टू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अधिगम के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें से हम लोगों ने व्यवहारवादियों का सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। आज उसी के क्रम में हम संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, अधिगम में उसका क्या प्रयोग है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में हम लोगों ने व्यवहारवादियों की चर्चा की थी। तो व्यवहारवादियों में भी एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है C.L. हल। थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं, उन्होंने कौन सा प्रयोग किया और उसका क्या निष्कर्ष निकाला। तो शुरू करते हैं पहले उन्हीं के से। तो जो मनोवैज्ञानिक है C.L. हल, उन्होंने एक जो सिद्धांत दिया है अधिगम का, उसको कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए, इसके कई उपनाम भी हैं। इसका एक उपनाम प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको प्रबलन का सिद्धांत, इसको अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, ठीक है। या फिर इसको क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। इसके वैसे कई उपनाम हैं। कई बार परीक्षाओं में तो उपनामों को लेकर ही चर्चा की जाती है। तो अब जानते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत या इनके सबके एक ही जो नाम है। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे C.L. हल, क्लार्क एल हल। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अधिगम के बारे में सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि अधिगम इसमें तभी होगा जब आवश्यकता की पूर्ति हो। यानी अधिगम का जो आधार है वो आवश्यकता की पूर्ति है। यानी सीखना आवश्यकता की पूर्ति का आधार है। इसके अनुसार उन्होंने ये माना है कि हम तभी सीख सकते हैं जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, यानी हम उसी के लिए तभी प्रेरित होंगे। देखिए, यहाँ प्रेरित शब्द आया है, यानी हम तभी प्रेरित होंगे जब हमको हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। अगर हम कोई क्रिया करते हैं और हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, इनके द्वारा कहा गया, तभी अधिगम होगा। और दूसरा, सीखने के लिए आवश्यकता अनिवार्य है ना। इसको कह सकते हैं सीखने के लिए पुनर्बलन अनिवार्य है। सीखने के लिए पुनर्बलन अनिवार्य है। यानी अगर किसी कार्य को करने पे हमें पुनर्बलन नहीं मिलता है तो हम उसमें अधिगम आसानी से नहीं कर सकते। तो हल महोदय ने चूहों पे प्रयोग किया। और चूहों पे प्रयोग किस तरह से किया कि उन्होंने एक चूहे को एक भूल भुलैया बनाया। ध्यान रखिएगा, जो इनका प्रयोग था वो चूहे पे था। और एक भूल भुलैया बनाया। उस भूल भुलैया में उन्होंने कर लेते हैं एक तरह से कि मान लीजिए कि ये भूल भुलैया है, इस तरह से था। कहीं कहीं उसको रास्ता दिया गया था कहीं से, या फिर एक तरफ उन्होंने पानी का कटोरा रख दिया था और दूसरी तरफ कुछ एक कटोरे में अनाज के दाने रख दिए गए। ठीक है। हुआ ये कि चूहे को छोड़ा गया उस भूल भुलैया में। चूहा क्या करता, पहले तो वो भटका। भटकने के बाद एक समय आया, उसको महसूस हुआ कि उसको प्यास लगी है,
तो वो क्योंकि वो भटक चुका था हर रास्ते पे, तो वो गया और यहाँ से पानी पी लिया, ठीक है, फिर आके अपनी जगह पे बैठ गया या फिर इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय बाद जब उसको भूख लगी तो अनाज के पास चला गया, वहाँ से खा पी आया। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी आवश्यकता की पूर्ति पानी की पानी की जरूरत होती थी, यानी उसकी आवश्यकता पानी है तो वो पानी के पास चला जाता था, यानी क्रिया वो तभी करता था जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती थी। अगर अनाज के दाने की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, तो इस कटोरे के पास चला जाता था। तो इन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि अगर चूहे को पानी या भोजन की आवश्यकता नहीं होती तो वो क्रिया नहीं करता, यानी वो सीख नहीं पाता कि इस भूल भुलैया में अनाज कहाँ है या फिर पानी कहाँ है। और दूसरा, सीखने के लिए पुनर्बलन, उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। पुनर्बलन कहाँ से मिल रहा है कि उसको कुछ प्राप्त हो रहा है, अच्छी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, यानी उसकी प्यास मिट रही है, उसकी भूख मिट रही है, तो एक तरह का उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है। तो इस दृष्टि से इन्होंने पुनर्बलन को अधिगम का आधार माना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि पुनर्बलन को इन्होंने किस तरह से परिभाषित किया, क्या बताया है इसमें। इन्होंने बताया कि जो पुनर्बलन होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। पिछले एपिसोड में हमने इस पर थोड़ा सा चर्चा किया था। तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो सीएल महोदय ने दिया, उन्होंने कहा कि अगर पुनर्बलन सकारात्मक होगा तो हम कार्य के प्रति प्रतिक्रिया करेंगे और जल्दी से सीखेंगे, लेकिन अगर पुनर्बलन हमारा नकारात्मक रहा तो हम उस कार्य को छोड़ देंगे। तो अब सकारात्मक, अभी इसका संबंध हम बाल मनोविज्ञान में या शिक्षा के क्षेत्र में कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आप किसी बच्चे को कहते हैं बेटा तुम अगर 2 का टेबल याद करोगे तो तुमको हम टेबल देंगे, तो एक बार तो उसने पूछे 2 का टेबल, सेंटेंस को हम फिर से दोहराते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को कार्य देंगे, मान लीजिए कि बेटा आप हमको 2 का पहाड़ा सुना दो, तो अगर उसने पहाड़ा सुना दिया, आपने उसको एक टॉफी दे दी, ठीक है। अब आपने उसको क्या किया, एक प्रकार का पुनर्बलन दिया कार्य को पूरा करने के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो अगली बार अगर आप जैसे ही कोई काम उससे कहेंगे तो उसको टारगेट क्या है, उसका टारगेट पहाड़ा याद करना नहीं है, उसका टारगेट टॉफी होगी, है ना। अब वो सोचेगा कि अगर हम याद करके सुनाएंगे तो हमको टॉफी मिलेगी। तो ये जो अब पुनर्बलन मिला उसको सकारात्मक मिला, यानी अगली बार वो टॉफी की लालच में इस पहाड़े को याद कर लेगा। ये हो गया सकारात्मक पुनर्बलन। यानी सकारात्मक पुनर्बलन में हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं या फिर हम उसको कुछ इनाम दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। नकारात्मक होता है अगर वो याद नहीं कर पाता टेबल और उसको हम डंडे से पीटते या डांटते तो क्या होता, एक प्रकार का हमने उसको नकारात्मक पुनर्बलन दिया, वो उस चीज़ को करने की इच्छा उसकी अब नहीं होगी। ठीक, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं सकारात्मक पुनर्बलन हमको सीखने में प्रेरित करता है, नकारात्मक पुनर्बलन उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। सीएल महोदय जो थे, इन्होंने थार्नडाइक के प्रयोग का थोड़ा सा लगभग थार्नडाइक का प्रयोग ही किया, बिल्ली पे भी प्रयोग किया, लेकिन उसकी व्याख्या अलग तरीके से। थार्नडाइक ने क्या कहा था कि अगर उद्दीपक है यानी भोजन दिख रहा है हमको, तो बिल्ली ने दरवाज़ा खोलना क्रिया करना शुरू कर दिया, अब बाहर निकल गई। इन्होंने कहा कि भोजन की आवश्यकता ने बिल्ली को दरवाज़ा खोलना सिखा दिया, यानी भोजन जो था बिल्ली के लिए एक पुनर्बलन का कार्य था। अगर भोजन लीवर दबाने से भोजन ना मिला होता तो शायद बिल्ली दोबारा लीवर नहीं दबाते। उसको जो भोजन मिला लीवर दबाने से, वो उसके लिए पुनर्बलन का कार्य था, वो भी सकारात्मक पुनर्बलन था, जिससे बिल्ली दरवाज़ा खोलना सीख गई। तो दोस्तों, ये थे व्यवहारवादी सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक। अब हम आगे आएंगे सकारात्मक संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों के बारे में, मनोवैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। उससे पहले दोस्तों हम एक छोटे से टॉपिक
तो संज्ञानात्मक व्यवहारवादियों के, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को पढ़ने से पहले चलिए हम एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये तो थोड़ा सा पहले हो जाना चाहिए था, जिसमें है अधिगम का स्थानांतरण। इस पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, यानी हम सीखने का प्रयोग और हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसको सीखने के अधिगम के स्थानांतरण को भी हम 3 भागों में बांट के समझते हैं। पहला वही सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक, और जो हमारा तीसरा आता है होता है शून्य। अब तीनों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि हमारा सकारात्मक स्थानांतरण क्या होगा। सीखे गए ज्ञान का प्रयोग हम दूसरी परिस्थितियों में अगर कर ले जाएं तो हमारा सकारात्मक स्थानांतरण है। जैसे पिछली बार हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था साइकिल चलाना। तो हम अगर साइकिल चलाना सीख गए हैं तो हमको मोटरसाइकिल चलाने में उस ज्ञान का प्रयोग हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे द्वारा सीखे गए पूर्व ज्ञान का प्रयोग अगले कार्यों में पूरी मदद करता है तो वही हमारा सकारात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, तो यानी वो जो अधिगम था उसका प्रयोग हमने दूसरे कार्यों के लिए कर लिया। जैसे साइकिल वाला था कि उसमें भी आपको हैंडल पकड़ना है, अब मोटरसाइकिल चलाने में भी हैंडल पकड़ना है, उसमें भी आपको बैलेंस बनाना है, इसमें भी आपको बैलेंस बनाना है। तो आप उस ज्ञान का, साइकिल चलाने के ज्ञान का प्रयोग आप मोटरसाइकिल चलाने के ज्ञान में पूरी तरह से कर लिए। ये हो गया अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। यानी अगर हमारे द्वारा सीखा गया पुराना ज्ञान नए कार्य को करने में बाधा उत्पन्न करे तो हमारा नकारात्मक स्थानांतरण हुआ। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो चित्रकला का विद्यार्थी है, उसको हम तुरंत अगले बार विज्ञान की कक्षा में बैठा देते हैं तो क्या होगा, उसका वहाँ द्वारा सीखा गया ज्ञान, जो कला विषय का जो सीखा गया ज्ञान है, यहाँ इसको पूरी तरह से बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ सिद्धांतों को, सूत्रों को पढ़ना है, वहाँ तो उसको केवल आकृतियों और उसके बारे में पढ़ना था। तो वो ज्ञान यहाँ बाधा उत्पन्न करेगा, सीखने नहीं देगा, सीखने में अवरोध उत्पन्न करेगा। इसलिए वो क्या हो गया, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। अब शून्य स्थानांतरण पे आते हैं। इसमें यानी आपके द्वारा सीखे गए ज्ञान का, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का ना तो आप उपयोग कर पा रहे हैं, ना तो वो कोई नुकसान कर रहा है, तो ये हो गया आपका शून्य स्थानांतरण। ठीक है, अब चलते हैं हम संज्ञानात्मक व्यवहारवादियों, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। संज्ञानात्मक यानी जो मनोवैज्ञानिक हैं, संज्ञानात्मक के क्षेत्र से देखते हैं अधिगम के लिए। देखिए, इसमें बहुत से मनोवैज्ञानिक आते हैं, इनको गेस्टाल्ट संप्रदाय से ये माने जाते हैं। इसका ये गेस्टाल्ट का मतलब होता है कि पूरी तरह से समग्र रूप से लेना। तो इसमें जो बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे वल्दीमेयर हो गए, कोलहर हो गए, कोफ्का हो गए, तो इसमें से हम मुख्यतः 2 वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से हमारे जो पहले मनोवैज्ञानिक हैं वहाँ कोहलर, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको कहते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वह एक चिंपैंजी पे किया था जिसका नाम था सुल्तान।
इन्होंने कुल 6 चिंपैंजियों पे, कभी कभी प्रश्न आता है, बार बार आया है कि कोहलर ने कितने चिंपैंजियों पे प्रयोग किया, तो इन्होंने कुल 6 चिंपैंजियों पे प्रयोग किया है। जो सुल्तान पे जो उन्होंने प्रयोग किया था उसी के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था कि अगर संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक किस पे जोर देते हैं, तो इनका जो जोर होता है वो किस पे होता है, संवेदना पे। यानी इन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत में संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, ज्ञान और समस्या समाधान, इस पे जोर देते हैं। संज्ञानात्मक जो मनोवैज्ञानिक हैं अधिगम में इन्हीं बिंदुओं पे अधिक जोर देते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि कोहलर महोदय ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया, वो प्रयोग क्या था। पहले प्रयोग को समझते हैं, फिर इनके सिद्धांत पे आते हैं। इन्होंने ये माना कि कोई भी लर्निंग, कोई भी अधिगम तभी होगा जब हम समस्या का समाधान कर ले गए। अगर हम समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो लर्निंग नहीं है। ठीक है, और ये भी उन्होंने कहा था कि जो लर्निंग होती है वो केवल मानव कर सकता है, और साथ ही साथ लर्निंग अचानक होती है। व्यवहारवादियों ने क्या कहा था कि अधिगम धीरे धीरे होता है, लेकिन उन्होंने कहा अधिगम अचानक होता है। तो जो इनका प्रयोग था, उन्होंने एक पिंजड़े में, खुले मैदान में एक पिंजड़ा में एक चिंपैंजी को बंद करके रखा जो भूखा था, और उन्होंने बाहर की तरफ कुछ वो लगा दिए थे, फल लटका दिए गए थे ताकि इसकी पहुंच से बाहर हो। और उसी जो उसके जिसमें वो बंद था पिंजड़े में, वहाँ पे कुछ बॉक्स रखे गए थे और कुछ स्टिक्स रखी गई थी। तो क्या हुआ, चिंपैंजी भूखा था तो उसने पहले तो इधर उधर चक्कर लगाया उसको प्राप्त करने के लिए फलों को। तो जब वो उसको नहीं पाया तो उसके मन में अचानक से विचार आया कि डिब्बे क्या कहते हैं, जो बॉक्स रखे गए थे, वो बॉक्स को एक के ऊपर एक रख के उस पर चढ़ गया। चढ़ने के पश्चात उसको प्राप्त कर लिया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि उसके ये जो विचार आया उसके मन में अचानक से आया। फिर जब उसको दूसरी बार रखा गया तो थोड़ा सा और ऊंचाई बढ़ा दी गई थी। इस बार उसने क्या किया, डिब्बे के ऊपर डिब्बा रख के उस पर तो चढ़ गया। फिर अचानक से वो क्या करता है, स्टिक्स के उठाता है और उससे खींच के लाता है फल को और अपनी भूख को शांत करता है। तो इस सिद्धांत से उन्होंने ये बताया कि जो समस्या समाधान उसने कर लिया और उसके मन में जो अचानक से विचार आया वो कैसे आया, जिसके माध्यम से आया वो उसकी संवेदनाएं थी। अब समस्या का समाधान हो गया, इसका मतलब अब वो सीख गया अपने परिवेश से, अपने ज्ञान का प्रयोग करके, अपने परिवेश का इस्तेमाल करके वो अपने टारगेट को पूरा करता है, समस्या का समाधान करता है। यही कोहलर महोदय ने कहा है। तो अब देखते हैं कि आखिर हमारी ये जो संवेदनाएं हैं ये कैसे वहां तक पहुंचती हैं। संवेदना यानी अगर कोई समस्या का समाधान होगा तो पहले हमारी समस्या आएगी। ठीक है, पहले तो हमारी वो जो मुख्य समस्या थी वो हो गई कि समस्या उसकी क्या थी, उसको भूख लगी थी, उसको भोजन चाहिए था। समस्या के बाद आती है हमारी अंतर्दृष्टि, एक तरह से कह सकते हैं विचार, इसको हम विचार भी कह सकते हैं। उसके बाद समस्या आई, समस्या के बाद उस पर विचार किया, फिर आता है सूझ, यानी उसको स्वीकार कर लिया, उसके दिमाग ने जो स्वीकार किया हो गया सूझ। और आखिरी चरण जो आता है तब हमारा आता है समस्या समाधान।
मतलब ये हुआ कि पहले उसने समस्या को देखा, समस्या देखने के बाद उस पर अपने विचार दौड़ाए, विचार करने के बाद उसके दिमाग में कुछ चीज़ें आई और उसका प्रयोग करके वो समस्या समाधान तक पहुंच गया। इसका एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आप शर्टलेस बिना कमीज के सोए हुए हैं, ठीक है, और आप नींद में हैं और अचानक आपके ऊपर कुछ गिरता है और आपको इस तरह से चलने की फीलिंग आती है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां थी, हमारी ज्ञानेंद्रियों ने बताया कि वो चीज इस तरह से चल रही है, तो अचानक हमारे दिमाग में विचार आता है हो ना हो सांप को। तो जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वही हमको वहां तक पहुंचाती हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कोहलर का अंतर्दृष्टि अस्पष्ट का सिद्धांत। तो शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान में इसका क्या प्रयोग है उसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र में जो इनका प्रयोग है, देखिए, इससे बालकों में समस्या समाधान के गुण विकसित होते हैं। समस्या समाधान कर लेता है, यानी समस्या समाधान में इसका प्रयोग हुआ। चिंतन कर लेता है, अपने ज्ञानेंद्रियों और जो उसकी क्या ऐसे कह सकते हैं कि उसमें सामंजस्य स्थापित कर लेता है। ठीक है, तर्क करना शुरू कर देता है, यानी तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इसका शिक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान है। अब हम आगे चर्चा करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत पे। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत पे। अधिगम में जीन पियाजे का क्या सिद्धांत है? जीन पियाजे के सिद्धांत से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार हर परीक्षा में मैंने देखा लगभग एक प्रश्न तो जरूर रहता है। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो प्रयोग किया वो अपने ही बच्चे पे किया, अपने ही बच्चे पे प्रयोग किया इन्होंने। अभी तक जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने क्या किया, तो किसी ने किसी जानवरों पर प्रयोग किया, इन्होंने अपने बच्चे पे प्रयोग करके कुछ अधिगम के सिद्धांत बताए। तो इसलिए ये जो गेस्टाल्टवादी वाले या संज्ञानात्मक वाले मनोवैज्ञानिकों में इनका एक बहुत बड़ा स्थान है। अधिगम के सिद्धांतों में इन्होंने अधिगम के सिद्धांतों में ये बताया कि बालक की जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, जो क्रमबद्ध होता है विकास उनका, उस अवस्थाओं में वो भिन्न भिन्न तरीके से सीखते रहते हैं। ठीक है, अब उनके अनुसार कुछ क्लासिफिकेशन है जो उन्होंने बताया है, वो हम जानते हैं। उनके अनुसार पहली जो अवस्था है वह संवेदी पेशी अवस्था। इसका समय उन्होंने 0 से 2 वर्ष माना है। पहली जो अवस्था है वो संवेदी पेशी अवस्था है, जिसका समय इन्होंने 0 से 2 वर्ष माना है। इनका मानना है कि इस अवस्था में जो बालक सीखता है वो अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग सीखता है, सहज क्रियाओं के द्वारा अपने ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करना सीखता है, जैसे किसी चीज को पकड़ना, अंगूठा चूसना। ठीक है, तो ये
ये जो संवेदी है, यानी संवेदी का मतलब ये होता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना, इनके द्वारा उसको जो लर्निंग होती है वो इस अवस्था के अंतर्गत होती है। दूसरी जो अवस्था है बताया है उन्होंने अधिगम का, वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय 3 से 7 वर्ष। अगली जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो समय है वो 2 से 7 वर्ष माना गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि ये क्रिया से पूर्व की अवस्था है, यानी बालक जो है अभी तो अपने अंगों का प्रयोग करना सीख रहा था, अब जो है उसमें वो कुछ क्रियाएं करने लगेगा। देखिए, इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, तो अपने आयु वर्ग के बच्चों के साथ खेलना, चीज़ों को समूहों में विभाजित करना, छोटे या बड़े क्रम में लगाना, इन चीज़ों का विकास उसके अंतर्गत हो जाता है, यानी वो अब क्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है। जो अगली अवस्था हमारी आती है वो आती है मूर्त। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो समय है वो 7 से 11 वर्ष माना जाता है। इस अवस्था में बालक अब चीजों को खुद ही, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी संक्रियाएं सीख लेता है। साथ ही साथ देखिए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संक्रियाओं को तो सीखता है, लेकिन अगर उसे वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन, शाब्दिक वाले प्रश्न दे दिए जाएं तो उसको नहीं कर पाता, क्योंकि अभी वो उन चीज़ों से जुड़ाव शुरू किया है। अभी वो मूर्त चीज़ें जान रहा है, अमूर्त की तरफ नहीं जा पाता। ठीक है, तो इस अवस्थाओं में भाषा का विकास भी होता है बच्चे का, और साथ ही वे अन्य संक्रियाओं से संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। अब हमारी जो अगली अवस्था आती है वो औपचारिक संक्रिया अवस्था। औपचारिक संक्रिया अवस्था, जो इसका समय है वो 11 वर्ष से ऊपर माना गया है। इसको 11 वर्ष से 18 वर्ष तक कर सकते हैं, वैसे 11 वर्ष से 15 वर्ष तक करेंगे, ये मान लिया जाए। इसमें क्या होता है, अब वो चीज़ों से जुड़ाव समझ गया, अब वो तर्क कर सकता है, यानी इन चीज़ों में क्या है, उसके तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। अब वो सही गलत सब कुछ समझना शुरू कर देता है। दूसरी बात, बच्चे को अपने वर्तमान, भूत और भविष्य की जानकारी हो जाती है, यानी तीनों कालों का अंतर समझ जाता है। तीनों कालों का अंतर, आप कह सकते हैं इसको वर्तमान, भूत और भविष्य। तो तीनों कालों का अंतर वो समझने लगता है। तो हमारा जो अगला इसमें और आता है वो अमूर्त चिंतन आ जाता है, यानी अब चीजें कैसे घटित हो रही हैं उसके बारे में वो जानना शुरू कर देता है। अभी तो केवल उनसे प्रत्यक्षीकरण कर रहा था, उनसे समायोजन स्थापित कर रहा था, अब उन चीजों और उन घटनाओं के बारे में उसने सोचना समझना शुरू कर दिया था। अब ये कह सकते हैं समस्या समाधान। समस्या समाधान की प्रवृत्ति आ जाती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया ही है कि समस्या समाधान ही अधिगम का मुख्य वो है, तो इस काल तक पहुँचते बच्चों में समस्या समाधान अपने सीखे गए पूर्व ज्ञान के द्वारा करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है और उसको वो करते भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जीन पियाजे का अधिगम का सिद्धांत हो गया। अब हम एक बार जितने भी मुख्य सिद्धांत हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए।
वैसे तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार से अधिगम का सिद्धांत दिया है, तो हमें उसमें से सबको पढ़ पाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं। तो जिसमें मुख्य हैं, जिनके बारे को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान में भाषा का विकास या कह सकते हैं शिक्षण अधिगम में जिनका प्रयोग हो रहा है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा जो पहले मनोवैज्ञानिक थे, उनके प्रयोग था, जो मुख्यतः प्रयोग है वो था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। बस केवल हम नाम जानेंगे, वैज्ञानिक का नाम जानेंगे, मनोवैज्ञानिक का नाम जानेंगे, उनका प्रयोग क्या था ये जानेंगे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसको थॉर्नडाइक ने दिया था और अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। फिर हमारा जो दूसरा था वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको पावलोव ने दिया था और इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। ठीक है। फिर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था और इन्होंने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था। चूहा और कबूतर। फिर अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है पुनर्वलन का सिद्धांत, ये C.L. हल महोदय ने दिया था और इन्होंने चूहे और बिल्ली पे प्रयोग किया था। देखिए, बिल्ली पे भी तो इन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन इनका जो मुख्यतः प्रयोग जो जिसपे सिद्धांतों की रचना की वो चूहा ही है। अगला हम लोगों ने पढ़ा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जो इसके प्रतिपादक थे कोहलर थे, इन्होंने चिंपैंजी पे किया था। देखिए दोस्तों, यही हमारे मुख्य सिद्धांत हैं, इन्हीं पे चर्चा होती है, अक्सर इन्हीं पे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे बहुत से भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनके सिद्धांत हैं, आप बुक से रेफर करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना है तो इनके बारे में आपको डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे हो गए अधिगम के सिद्धांत। अब हम अगले एपिसोड में अपने नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहिए हमको। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, जल्द ही हम जो 2 टॉपिक कवर किए हैं, बाल विकास और अधिगम के सिद्धांत तक, उस पर जल्द ही प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे, ताकि आपका इससे संबंधित जो कुछ भी डाउट हो, जो मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा अनटच रह गया हो, वो भी उसके माध्यम से कवर हो जाए। तब तक के लिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।